म्यूकरमाइकोसिस कोई नई बीमारी नहीं है। ये हमारे बीच बहुत पहले से था। जब आईसीयू में पेशेंट्स का लंबे समय तक के लिए ट्रीटमेंट होता है तो उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है और उनके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में एंटी फंगल मेडिकेशंस भी होती हैं। म्यूकरमाइकोसिस बेसिकली पेशेंट्स के नेजोफेरेंजियल एरिया में अटैक करता है। कोरोना संकट के बीच म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस ने चिंता बढ़ा दी है। म्यूकरमाइकोसिस एक तरह का फंगस का समूह है जो कमजोर इम्यूनिटी वालों को निशाना बनाता है। यूँ तो हमारे आसपास हवा, धूल, मिट्टी, खाद, सड़ी हुई फल, सब्जियों आदि में ये फंगस हर कहीं मौजूद है, पर सामान्य हालत में मजबूत इम्यूनिटी के कारण शरीर को इससे नुकसान नहीं होता। यूँ म्यूकरमाइकोसिस का कोविड-19 से सीधा कोई संबंध नहीं है, पर कोविड-19 के कारण शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। अगर मरीज को डायबिटीज़ भी है तो खून में शुगर का ज़्यादा होना फंगस को मजबूत आधार देता है। डायबिटीज़ के मरीजों का बहुत ज़्यादा स्टेरॉयड लेना, लंबे समय तक ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन थेरेपी पर रहना इस संक्रमण की आशंका को बढ़ा रहा है। यह फंगस शरीर में नाक और मुंह के जरिए प्रवेश करता है। सबसे पहले नाक के आसपास के साइनस पर इसका हमला होता है और फिर बाद में तेजी से बढ़ते हुए गाल, आँखों और मस्तिष्क तक संक्रमण फैलने लगता है। उपचार में देरी करने पर यह जानलेवा साबित हो सकता है। आइए जानते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि यह म्यूकरमाइकोसिस है। नाक, चेहरे व आंख के आसपास की स्किन का रंग लाल या काला होना, चेहरे में एक तरफ सूजन, दर्द या सुन्न हो जाना, नाक बंद होना, नाक से म्यूकस के साथ खून आना या काला डिस्चार्ज आना, आंखें लाल होना, धुंधला दिखना या दो दिखना, आंखें स्थिर होना, आंखों में सूजन होना, पुतलियां घुमाने पर दर्द होना, गाल में दर्द होना, कई बार दांतों में दर्द होना, दांत गिरना या फिर जबड़े में दर्द होना, तालू का काला होना या घाव होना, नाक बंद होना, नाक में खुश्की होना और अचानक से बहुत ज़्यादा पपड़ी पर बनने लगना, खांसी आना, सांस लेने में दिक्कत होना, फेफड़ों में पानी भर जाना, खून की उल्टियाँ, त्वचा का रंग काला होना। आइए जानते हैं किन किन लोगों में म्यूकरमाइकोसिस का खतरा ज़्यादा है। ऐसे पेशेंट जिनमें डायबिटीज़ कंट्रोल ना हो या जो लोग स्टेरॉयड ले रहे हैं उनमें एक तरह का इम्यूनोसप्रेशन हो जाता है। जो पेशेंट्स लंबे समय से आईसीयू में हैं या वो कोविड पेशेंट जो ऑक्सीजन थेरेपी पे हैं। ऐसे पेशेंट्स जिनमें किडनी, कैंसर या ट्रांसप्लांट की बात दवाएं चल रही हैं। ऐसे पेशेंट्स जो वेरिकोनाजोल थेरेपी पर हों। कोविड की कुछ मरीज बिना सलाह, ज़रूरत नहीं होने पर भी स्टेरॉयड खा रहे हैं। स्टेरॉयड ज़रूरी है पर सभी को इनकी ज़रूरत नहीं है, खासकर डायबिटीज़ के रोगी या फिर वे लोग जिन्हें पता नहीं है कि उन्हें डायबिटीज़ है। उनमें स्टेरॉयड का सेवन शुगर के स्तर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। कई बार हालत गंभीर होने पर और संसाधनों की कमी होने के कारण कई दूसरे नियमों की भी अनदेखी हो रही है, जैसे ऑक्सीजन पाइप की ढंग से सफाई ना होना, एक व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किया गया मास्क बिना स्टरलाइजेशन के कई लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे भी संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। इसके अलावा ऑक्सीजन में नमी बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला पानी का फिल्टर या स्टरलाइज ना होना। कोविड-19 के पेशेंट जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं उनमें म्यूकरमाइकोसिस के बचाव का प्रोटोकॉल क्या है, अब हम ये जानेंगे। जब पेशेंट एडमिट हो तो उसका ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का चेकअप होना चाहिए। ब्लड शुगर को मॉनिटर और मेंटेन करना चाहिए। स्टेरॉयड और एंटीबैक्टीरियल दवाएं डॉक्टरों की देखरेख में ही लें। ऑक्सीजन के लिए साफ स्टेरलाइज्ड ट्यूबिंग का इस्तेमाल करें। ऑक्सीजन में ह्यूमिडिफिकेशन के लिए स्टेराइल डिस्टिल वाटर को यूज़ करें। हाथ व चेहरे की साफ सफाई का ध्यान रखें। चेहरे को बार बार ना छुएं। ईएनटी या ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन से पेशेंट को डिस्चार्ज करने से 3 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले इवैल्यूएशन कराना चाहिए। सस्पेक्टेड पेशेंट्स में नेजल एंडोस्कोपी, बायोप्सी, नेजल स्वैब को फंगल कल्चर के लिए देना चाहिए। डेली 2 बार नेजल सलाइन स्प्रे करना चाहिए। हाई रिस्क पेशेंट में एम्फोटेरिसिन बी जेल का एप्लीकेशन होना चाहिए। अब जानेंगे पोस्ट कोविड पेशेंट्स में म्यूकरमाइकोसिस के बचाव का प्रोटोकॉल क्या है। मुंह की साफ सफाई का ध्यान रखें। 2% प्रोविडोन आयोडीन गार्गल करें। भाप लें जिससे साइनस खुल सके और सिलियरी फंक्शन इंप्रूव हो सके। 0.5% बीटाडीन नेजल इरिगेशन का प्रयोग करें। पेशेंट को म्यूकरमाइकोसिस के सारे लक्षण पता होने चाहिए जिससे वह समय रहते अस्पताल पहुंच सके। शुगर को नियंत्रित रखें। यदि जरूरी ना हो तो अगले 90 दिनों तक कोई भी डेंटल प्रोसीजर ना कराएं।
विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट्स लें, हाई प्रोटीन डाइट लें और लो शुगर डाइट लें। अब जानते हैं कौन से लैब इन्वेस्टिगेशंस म्यूकरमाइकोसिस में कराए जाते हैं। नेजल स्वैब की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से स्टेनिंग की जाती है, सीआरपी लेवल चेक होता है, निगेटिव ग्लैटोमेनन और बीटा ग्लूकेन टेस्ट होता है, बायोप्सी होती है। आइए जानते हैं म्यूकरमाइकोसिस का मेडिकल मैनेजमेंट कैसे होता है। अगर पेशेंट डायबिटिक है तो उसमें शुगर के लेवल को कंट्रोल किया जाता है। अगर पेशेंट स्टेरॉइड पर है तो उसकी डोज को कम कर दिया जाता है। पेशेंट में जितने नेक्रोटिक एरिया है उसे सर्जिकली रिमूव कर देते हैं। पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर लाइन पेशेंट में डाली जाती है। पेशेंट में एडिक्वेट हाइड्रेशन को मेंटेन करना होता है। एम्फोटेरिसिन बी को देने से पहले नॉर्मल सलाइन देना चाहिए। एंटी फंगल थेरेपी कम से कम 4 से 6 हफ्तों तक चलती है। पेशेंट का दवाओं का रिस्पांस और डिजीज़ की प्रोग्रेशन को जानने के लिए पेशेंट को रेडियो इमेजिंग और क्लिनिकली मॉनिटर करना चाहिए। अब जानते हैं कि टीम में कौन कौन से डॉक्टर होते हैं जो कि म्यूकरमाइकोसिस की मैनेजमेंट को देखते हैं। माइक्रोबायोलॉजिस्ट, इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट, ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन, प्लास्टिक सर्जन, बायोकेमिस्ट।